राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद कोई अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक विकासशील प्रक्रिया है। राष्ट्र के लिए एक ऐसी भावना का होना जो व्यक्तियों के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ती है। जब राष्ट्र व्यक्ति की पहचान बन जाता है तो राष्ट्रीयता जन्म लेती है, और जब राष्ट्रीयता एक विचारधारा का रूप ले लेती है तब राष्ट्रवाद का उदय होता है। यही विचारधारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक बनती है। कुछ इतिहासकार भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को प्रेरण अनुक्रियावाद से स्पष्ट करते हैं, जिसका आशय है ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के लिए भारत में जो व्यवस्थाएं लागू की, भारतीयों ने उसी पर अनुक्रिया कर राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। उल्लेखनीय है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एक आधुनिक संकल्पना मानी जाती है। भारत में जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रवाद भी विकसित होता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसी समय दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली। तो हम लोग अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों तथा परिस्थितियों का परिणाम था, जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला, विदेशी आधिपत्य। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उभरा। स्वयं ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक व शोषणकारी परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में निहित थी। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने यह अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिए उनके अपने हितों का बलिदान दिया जाता है। ठीक है। किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भू राजस्व के रूप में देने से असंतुष्ट थे तथा जब कभी किसान जमींदारों और सूदखोरों के दमन के खिलाफ विद्रोह करते तब पुलिस तथा सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उनको कुचल दिया करती थी। दस्तकार और शिल्पी वर्ग ने यह महसूस किया कि सरकार विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही थी तथा उनके पुनर्वास के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखानों, खदानों तथा बागानों के मजदूरों ने जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन, हड़ताल, प्रदर्शन तथा संघर्ष आदि के द्वारा स्वयं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, तब सरकार का पूरा तंत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा होता था। समाज के कई वर्गों ने यह भली भांति समझ लिया कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगिकरण से संभव है, जो एक स्वाधीन सरकार द्वारा किया जा सकता है। स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता गया और यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। उभरते हुए भारतीय पूंजीपति वर्ग ने भी जल्द ही यह समझ लिया कि वह साम्राज्यवाद के कारण नुकसान उठा रहा है। अपनी शैशव अवस्था में उन्हें सरकार की सक्रिय सहायता के लिए ज़रूरत थी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली और उन्हें विदेशी पूंजीपतियों के साथ असमान प्रतियोगिता में खड़ा होना पड़ा। तो एक तो हमने यह पहला कारण देखा कि विदेशी आधिपत्य, और इसके जरिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में उनको प्रेरणा मिली। अब दूसरा देखिए, आधुनिक शिक्षा। ये दूसरा कारण कि राष्ट्रवाद उभरने के कारण थे आधुनिक शिक्षा। शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश की दयनीय आर्थिक व
राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए नए नए आधुनिक ज्ञान का उपयोग कर रहा था। यह शिक्षित वर्ग आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेता एवं संगठनकर्ता बना। अंग्रेजों ने भारत में शैक्षणिक प्रणाली के आंग्ल प्राच्य भाषा विवाद को रोककर आंग्ल शिक्षा को अपनाया। इस शिक्षा प्रणाली द्वारा ब्रिटिश भारतीयों में मानसिक गुलामी सृजित कर अपने साम्राज्य को अस्थायी रूप देना चाहते थे, जबकि तत्कालीन ब्रिटिश उदारवादी विचारकों ने इसे भारत के आधुनिकीकरण से जोड़ा। नया शिक्षित वर्ग तत्कालीन आधुनिक मूल्यों को समझने लगा और उनमें लोकतांत्रिक आदर्शों, उदारवादी विचारों और मानव अधिकारों के प्रति संवेदना पैदा हुई। शिक्षित वर्ग ने जब मॉन्टेस्क्यू, रिकार्डो, रूसो, कांट, वोल्टेयर, बेंथम व मिल जैसे विचारकों को पढ़ा तथा कई अन्य उदारवादी विद्वानों के लेखों व भाषणों को सुना, तो वे पश्चिमी पुनर्जागरण के उदात्त मूल्यों से परिचित हुए तथा उनमें स्वतंत्रता, समानता व मानवाधिकारों के प्रति चेतना पैदा हुई और इसने राष्ट्रवादी भावना के विकास को बल दिया। ठीक है, तो दूसरा हमने शिक्षा को भी देखा कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने में जो आधुनिक शिक्षा थी वह भी जवाबदेह थी। तीसरा देखें तो प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए अलग थलग पड़े क्षेत्रों, विशेषतः गांवों को बाजार से जोड़ा, जिसके कारण इन क्षेत्रों का शेष भारत से अलगाव दूर हुआ और आर्थिक एकीकरण को बल मिला। दूसरा देखें तो ग्रामीण एवं स्थानीय स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के विनाश व अखिल भारतीय पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना ने भारत के आर्थिक जीवन को सूत्रबद्ध किया तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हित को परस्पर एकीकृत कर दिया। रेलवे, तार तथा एकीकृत डाक व्यवस्था के शुभारंभ ने भी देश को एकजुट किया और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया गया। तो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में प्रशासनिक जो तंत्र था और देखें तो आर्थिक एकीकरण जो है हम लोगों ने देखा कि यह भी कारण था राष्ट्रवाद को फैलाने में। इसके बाद देखें तो प्रेस और साहित्य की भूमिका। प्रेस व साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवादियों ने देश में आधुनिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रगतिशील विचारों का प्रसार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले, जिनमें सरकारी नीतियों की आलोचना होती थी। उदाहरण के लिए जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा प्रकाशित द हिंदू समाचार पत्र में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना की गई। केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों द्वारा लोगों से एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने का आह्वान किया गया। प्रेस ने जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण आदि के विचारों को भी लोकप्रिय बनाया। इसके बाद देखें तो भारतीय समाचार पत्र वास्तव में राष्ट्रवाद का दर्पण बन गया। इनमें प्रमुख समाचार पत्र थे अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, केसरी, इंडियन मिरर, बंगाली, ये सभी। ठीक है, तो गौरवमयी अतीत की खोज एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने, कि गौरवमयी अतीत की खोज एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो राष्ट्रीयता की भावना की उत्पत्ति में 19वीं सदी के सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों का विशेष महत्व है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया तथा पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति का अंधानुकरण करने से बचने की सलाह दी। कुछ विदेशी इतिहासकारों व पुरातत्वविदों जैसे सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप आदि ने भारत के गौरवमयी अतीत की खोज की, जिसने भारतीयों में अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए नया आत्मविश्वास व मनोबल पैदा किया। इसके अलावा देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने प्रजातंत्र, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समानता, तर्कवाद, बुद्धिवाद, उदारवाद आदि आधुनिक विचारों पर बल दिया, जिससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके बाद देखें तो लीटन तथा कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति और इल्बर्ट बिल विवाद। 1861 ईस्वी में समस्त देश में एक समान फौजदारी कानून लागू किया गया।
इससे पूर्व भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में यूरोपियन कानून तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुगल कानून प्रचलित थे। उस समय यह परंपरा बन गई कि प्रेसिडेंसी नगरों के भारतीय न्यायाधीश तो यूरोपियन तथा भारतीय दोनों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में किसी यूरोपियन के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार केवल यूरोपियन न्यायाधीश को ही था। ठीक है। 1882 ईस्वी में एक भारतीय न्यायाधीश बिहारी लाल गुप्ता की पदोन्नति होने से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। वे कलकत्ता में पद पर रहते हुए यूरोपियन व्यक्तियों की सुनवाई कर सकते थे, किंतु पदोन्नति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त होने से वे यूरोपियन लोगों की सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गए। अपने अधिकारों में कटौती होने का विरोध करते हुए उन्होंने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा। इसी घटनाक्रम के आधार पर सर पीसी इल्बर्ट यानी कि वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे उस टाइम में, उन्होंने 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया जिसका उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यता समाप्त करना। बिल पेश करने पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों के लिए परंपरागत व्यवस्था विशेषाधिकारों के सेफ गार्ड के रूप में कार्य करती थी। वस्तुतः यूरोपियन बागान मालिक अपने मजदूरों तथा कर्मचारी का शोषण करते थे और विवाद होने पर यूरोपियन न्यायाधीश उन्हें छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देते थे। अपने विशेषाधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने एक प्रति संरक्षण संघ बनाया तथा इस बिल के खिलाफ भारत और लंदन में दुष्प्रचार किया। अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड रिपन के काफ़ी आलोचना की गई। ठीक है, जो आपने देखा यहाँ पर इल्बर्ट बिल जो लाया गया था, इसके कारण जो है काफ़ी आलोचना की गई। अंततः वायसराय को झुकना पड़ा और नया संशोधित विधेयक पेश किया गया, जिसके अनुसार यदि यूरोपियन व्यक्तियों के मामले में दंड नायकों अथवा सेशन जज के समक्ष आते हैं तो उनकी सुनवाई 12 सदस्यीय ज्यूरी द्वारा की जाएगी, जिसमें कम से कम 7 सदस्य यूरोपियन अथवा अमेरिकन होंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यूरी उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करनी होगी। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को अंग्रेजों की नस्लीय भेदभाव व जातीय श्रेष्ठता के अहंकार से परिचित कराकर उनमें तीव्र आक्रोश उत्पन्न कर दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। लीटन तथा कर्जन दोनों वायसरायों ने अपने कार्यकाल में घोर निरंकुशता व अति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को स्थापित करने का प्रयास किया। जब कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया तब बंग भंग विरोधी आंदोलन के रूप में तीव्र राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रवाद का स्वरूप उग्र हो गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियां तथा भारतीय हितों में टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। तो ये था। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो प्रभाव था यह भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग संपूर्ण विश्व में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रही थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा इससे उपजा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा इसका मार्गदर्शन कर रहा था। इसी समय इटली के एकीकरण के प्रयास से भारतीयों में एक नई चेतना व ऊर्जा पैदा हुई और यंग इटली की तर्ज पर यंग इंडिया जैसी संस्थाएं भारत में भी स्थापित होने लगी। ठीक है, तो एक तो ये था। इसके बाद है अबिसीनिया यानी कि इथियोपिया की इटली पर विजय तथा जापान की रूस पर विजय ने यूरोप की अजेयता का मिथक तोड़ दिया और भारतीयों को भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा दी। इसके बाद देखें तो वायसराय लीटन के शासनकाल में सिविल सर्विसेज की आयु सीमा को कम करना। 1876 ईस्वी में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन करना। 1877 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम, 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आदि ने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सहयोग दिया। ठीक है, तो ये थे भारत में राष्ट्रवाद को प्रसारित होने के कारण। ठीक है, तो हमने इसे विस्तार पूर्वक देखा, राष्ट्रवाद का उदय और इसके कारण कौन कौन से थे, हमने इसका विस्तार पूर्वक जिक्र किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।